हेलो फ्रेंड्स। तो वीडियो में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में जैसा कि मैंने आपके बताया था, हम लोग म्यूज़िक, डांस और थिएटर के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमारा ये जो वीडियो है ये 3 पार्ट्स में रहेगा, जिसमें हम लोग पहले म्यूज़िक के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद डांस के बारे में दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे, एंड देन उसके बाद थिएटर के बारे में तीसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये तीनों ही ऐसे पोर्शन हैं जो कि बहुत बड़े हैं और बहुत ही विस्तृत हैं। तो इसको अगर हमें अच्छे से समझना है तो हमें सेपरेट वीडियोस के ज़रिए इसको समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि हौच पौच ना हो। तो आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो हमारा रहेगा म्यूज़िक पे। ठीक है। म्यूज़िक की अगर बात करते हैं यानी संगीत, तो संगीत जो है सबसे पहले तो बात करें, यूपी बहुत बड़ा है। 2,40,928 किलोमीटर का स्क्वायर का एरिया यूपी के पास है। और इतने बड़े एरिया में यूपी का जो कल्चर है वो भी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स देखने को मिलता है। तो इन डाइवर्स कल्चर में हमें डाइवर्स म्यूज़िक भी हमें देखने को मिलती है, बेस्ड ऑन द लैंग्वेजेस। तो लैंग्वेजेस के हिसाब से हर जगह की फोक या फिर जो भी उनका वहाँ पे म्यूज़िक चलता है बदल जाता है। ब्रॉडली अगर मैं बात करूँ तो यूपी में क्या है कि हिंदुस्तानी म्यूज़िक ज़्यादा चलन होता है। और म्यूज़िक की अगर हम शुरुआत देखते हैं तो वो हमें म्यूज़िक जो है वो आपका वैदिक ट्रेडिशन है। ठीक है। और ये वैदिक काल से ये म्यूज़िक चला आ रहा है। 4 वेद होते हैं, जिसमें से सामवेद जो होता है वो बेसिकली साइंस ऑफ म्यूज़िक होता है। इसमें जो है 7 नोट्स, मतलब जो 7 राग होते हैं संगीत के, उसका मेंशन यहाँ पे मिलता है, यानी सारे गामा पा धा नी। तो ये 7 राग का मेंशन हमें सबसे पहले सामवेद में मिलता है और इसे कहा जाता है खराहर प्रिया। राइट। तो सामवेद को, जैसा कि मैंने बताया, कि साइंस ऑफ म्यूज़िक इसको कहा जाता है। 6 से 12वीं सदी के बीच में यूपी में जो म्यूज़िक है वो काफ़ी ज़्यादा विकसित होता है। और यहाँ पे जो प्रमुख योगदान देते हैं उनका नाम है कश्यप, शार्दुल, दातिल, अभिनव गुप्त और हरिपाल। तो ये सब लोग ऐसे हैं जो कि यूपी में जो म्यूज़िक का डेवलपमेंट होता है या उसका विकास होता है उसमें इनका काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है। फिर जब भक्ति काल आता है तो भक्ति आंदोलन के ज़रिए जो म्यूज़िक का ट्रेडिशन रहता है या म्यूज़िक का जो संगीत का जो प्रचलन रहता है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि भक्ति भक्ति का ये एसेंस रहता है कि यहाँ पे भगवान और भक्त के बीच में एक संगीत के ज़रिए या एक संगीत के ज़रिए एक संवाद किया जाता है। और इस संवाद में भक्त अपनी जो भावनाएं हैं भगवान के प्रति, अपनी जो निष्ठा है उसको प्रदर्शित करता है। तो ये जो है इस काल में म्यूज़िक जो है, संगीत जो है, काफ़ी ज़्यादा विकसित होता है। बाद में क्या होता है कि जो संगीत है वो कुछ शाही घरानों द्वारा इसको संरक्षण दिया जाता है। जैसे आगरा में दिया जाता है, फतेहपुर सीकरी में दिया जाता है, जौनपुर में दिया जाता है, लखनऊ में दिया जाता है, अयोध्या, बांदा और दतिया, इन सब जगहों के जो शाही राजघराने हैं वहाँ पे संगीत को काफ़ी ज़्यादा संरक्षण मिलता है। अब अगर हम क्लासिकल म्यूज़िक ऑफ यूपी यानी उत्तर प्रदेश की बात करें, यानी उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय संगीतों की बात करें, तो शास्त्रीय संगीत में हमें 2 प्रकार के संगीत देखने को मिलते हैं। एक होता है हिंदुस्तानी और दूसरा होता है कार्नेटिक। तो जो नॉर्थ इंडिया होता है, उत्तर भारत में जो संगीत चलता है वो हिंदुस्तानी ब्रांच चलता है। यानी यहाँ पे जो हिंदुस्तानी ब्रांच का संगीत है, जिसमें कि आपका मेनली मैं बात करूँ तो हिंदी शब्द का
और कभी कभी उर्दू शब्द का संगीत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। जबकि जो गैर हिंदी या गैर उर्दू शब्द हैं वो हमें कार्नेटिक म्यूज़िक में देखने को मिलते हैं, तो उसका सीन अलग है। तो चूँकि यूपी भी नॉर्थ इंडिया का ही हिस्सा है, तो यहाँ पे भी हिंदुस्तानी ब्रांच चलता है। यहाँ पे क्या होता है कि हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध स्वर सप्तक के कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाता है, यानी कि द ऑक्टेव ऑफ नेचुरल टोन। ठीक है। फिर उसके बाद में हिंदुस्तानी ख्याल मतलब हिंदुस्तानी गायकी में 10 मुख्य स्टाइल या शैली विकसित होती हैं, जिसमें से ध्रुपद, ख्याल, तराना, ठुमरी, गज़ल, होरी, टप्पा, चतुरंग, राग सागर और सरगम, ये सब इनके प्रचलित स्टाइल हैं। यानी ध्रुपद हो गया, ख्याल हो गया, तराना, ठुमरी, गज़ल, होरी, टप्पा, चतुरंग, राग सागर और सरगम, ये 10 तरीके के म्यूज़िक है जो इस टाइम में डेवलप होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ध्रुपद शैली की अगर बात करते हैं, तो ध्रुपद शैली की सबसे खासियत ये है कि ये वैदिक काल में इसका विकास होता है। वैदिक काल में इसकी शुरुआत होती है, और ये जो है अगर संगीत के रूप में अगर इसकी बात करें तो ये मंदिरों से इसका उद्भव होता है। इसका जो मेन जो फोकस रहता है इन ध्रुपद संगीतों का, वो आलाप पे बेस्ड रहता है, और यही इसकी खास बात रहती है ध्रुपद संगीतों की। ध्रुपद शैली के जो संगीत होते हैं उनको जो है मुग़ल बादशाह अकबर के दौर में इसको संरक्षण दिया जाता है, और उस काल में ये अपने शिखर पर पहुंचता है। खासकर अगर अकबर के दरबार की बात करें, तो यहाँ पे 3 ध्रुपद गायक हमें देखने को मिलते हैं, जिनमें तानसेन है, स्वामी हरिदास है और बैजू बावरा। ये तीनों प्रसिद्ध उस वक्त के ध्रुपद सिंगर थे। ध्रुपद गायन से अपने सम्राट को खुश करते थे। इसके बाद अगर बात करें तो ये ध्रुपद संगीत जो है वो कई सारे घरानों में बटा हुआ है, और ये घराना जो है वो आपका वाणी पे बेस्ड होता है, यानी कि जो वचन होता है, जो बोल होती है, उसके बेस पे ये घराना विकसित होता है। उत्तर प्रदेश और बिहार की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे दागरी घराना जो कि ध्रुपद से लिंक है, ये यहाँ पे बहुत चलता है। ठीक है, तो ये हो गया ध्रुपद। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो दूसरा शैली आता है ख्याल गायकी का। ख्याल जो गायकी है, ये इसको सबसे ज़्यादा अमीर खुसरो द्वारा विकसित किया जाता है। अमीर खुसरो जो कि इनके बारे में थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। अमीर खुसरो को तूतीये हिंद कहा जाता है। इनका जो जन्म होता है वो पटियाली में होता है, जो कि आजकल के आधुनिक कासगंज ज़िले में स्थित है, और जो साल होता है वो 1253 में इनका जन्म होता है। इनका वास्तविक नाम अबुल हसन यामीन उद्दीन खुसरो रहता है, और ये सूफी संत हज़रत निजामुद्दीन औलिया के शागिर्द रहते हैं। अपनी ज़िंदगी में उन्होंने दिल्ली के 8 सुल्तानों के हुकूमत को देखा था, और ये अपने दौर के काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक गायक माने जाते हैं, और बेहतरीन संगीतकार, इतिहासकार और विद्वान व्यक्ति अपने काल के माने जाते हैं। ये जो हैं सितार और तबला के आविष्कारक भी माने जाते हैं, और इन्होंने भारतीय संगीत में फारसी और
तुर्की जो प्रभाव है उसको भी सम्मिलित किया था। मतलब अभी तक जो भारतीय शास्त्रीय संगीत में सिर्फ संस्कृत का प्रचलन था, इसमें उन्होंने फारसी और तुर्की का जो न्यू एलिमेंट है उसको भी इंट्रोड्यूस किया। अपनी गायकी में इन्होंने नए रागों को सम्मिलित किया और भारत हिंदुस्तानी और फारसी रागों को मिला के कई सारे राग डेवलप किए, जैसे सजगिरी हो गए, यमान हो गया, सरपदा हो गया, जिल्फ हो गया, गार हो गया। तो ये सब इनके द्वारा विकसित राग थे। ख्याल गायकी को विकसित करने का श्रेय तो इन्हें जाता ही है। इनकी जो ख्याल गायकी थी ये बिलावल सप्तक पे जो थे उस पे बेस्ड थी, उस पे ये विभक्त थी। और जैसा कि मैंने बताया कि हिंदुस्तानी जो संगीत मतलब हिंदुस्तानी और कर्नाटिक, इन दोनों ही हिस्सों में भारतीय शास्त्रीय संगीत बटा हुआ था। ये जो है कव्वाली गायन शैली के भी मतलब जनक माने जाते हैं और गज़ल गायकी को भी इन्होंने प्रमोट किया है। तराना, कौलक लवाना और नक्शे गुल स्टाइल ऑफ म्यूज़िक को भी इन्होंने ही डेवलप किया है। ये एक बहुत ही प्रचलित लेखक भी रहे हैं और इन्हें उर्दू साहित्य का जनक भी कहा जाता है, या हम दूसरे शब्दों में कहें तो खड़ी बोली का जनक। इनकी जो फेमस किताबें थी उनका नाम था नूह सिपिर, खज़ाइन उल फितूह, तुगलक नामा। तो ये इनकी कुछ साहित्यिक रचनाएं थीं और उनके इसी सब योगदान की वजह से इन्हें तूतीए हिंद के खिताब से नवाजा गया है। तो ये अमीर खुसरो के बारे में जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि ये भारतीय शास्त्रीय संगीत में इनका इतना योगदान क्यों है। ख्याल गायकी की मैं बात कर रहा था। तो जैसा कि ख्याल गायकी को बारे में मैंने अभी बताया कि अमीर खुसरो ने इसको विकसित किया था। और लेकिन जो ख्याल गायकी का जो असर है वो जौनपुर के शर्की सुल्तान मोहम्मद शाह शर्की के दौर में सबसे ज़्यादा अपने असर इसका देखने को मिलता है। इसका जो कंपोजिशन होता है वो बेसिकली आपका बंदिश पे डिपेंड होता है और यहाँ पे अलाप की जगह पर तान को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, अहमियत दी जाती है। और कंपोजिशन के हिसाब से अगर बात करें तो ख्याल गायकी दो हिस्सों में मतलब दो तरीके से इसको गाया जा सकता है ख्याल गायकी को। पहला है बड़ा ख्याल और दूसरा है छोटा ख्याल। बड़ा ख्याल में क्या होता है कि यहाँ पे जो गायन शैली होती है, गाने का तरीका होता है, वो थोड़ा धीरे धीरे होता है। धीरे धीरे कहने का मतलब ये है कि जो गाने के जो बोल होते हैं वो धीरे, मतलब म्यूज़िक यहाँ पे धीरे होता है, गाने के बोल और म्यूज़िक के हिसाब से चलते हैं। जबकि यहाँ पे जो म्यूज़िक का जो स्पीड होता है वो फास्ट होता है और गाने के बोल की गति में ज़्यादा बदलाव नहीं होता है। तो यहाँ पे छोटा ख्याल और बड़ा ख्याल ये होता है इसका अंतर। यूपी में अगर बात करें तो किराना घराना और आगरा घराना, ये दोनों ही ख्याल गायकी के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। ठीक है, तो ये हैं आपके अमीर खुसरो जिनके बारे में मैंने बताया था, तूतीए हिंद अमीर खुसरो। ठीक है, और ख्याल गायकी और तराना गायकी के ये जनक माने जाते हैं। तराना के बारे में अगर बताएं तो इसे भी अमीर खुसरो ने विकसित किया था। और यहाँ पे जो है इस गायकी की खासियत ये है कि यहाँ पे जो है संगीत जो है वो तेज होती है। ठीक है, गाने के बोल में इतना ज़्यादा बदलाव नहीं होता है, लेकिन गाने का जो संगीत होता है, म्यूज़िक होता है, वो थोड़ी तेज़ होती है।
अगर हम बात करें तो पंडित रतन मोहन शर्मा तराना गायकी के जुड़े हुए हैं, फेमस सिंगर हैं, और ये मेवाती घराने से ताल्लुकात रखते हैं। ठीक है। अब अगर बात करें अगले घराने की, तो वह है ठुमरी शैली। ठुमरी शैली की अगर मैं बात करूँ तो ये सेमी क्लासिकल म्यूज़िक स्टाइल ऑफ हिंदुस्तानी म्यूज़िक है, मतलब एक अर्ध शास्त्रीय संगीत के कैटेगरी में आता है, और इसका जो असर है वो भक्ति आंदोलन में काफ़ी ज़्यादा विकसित होता है। नेचर की अगर बात करें तो ठुमरी संगीत जो है आइदर या तो रूमानी स्वभाव के होते हैं या फिर डिवोशनल स्वभाव के होते हैं। ठीक है। हिंदी, ब्रज या अवधी डायलेक्ट में ये जो है ठुमरी गायन शैली देखने को मिलती है। इस ठुमरी गायन शैली से जुड़े हुए दो प्रमुख घराने हैं, एक तो है बनारस घराना और दूसरा है लखनऊ घराना। बेगम अख्तर जो हैं वो ठुमरी गायन शैली से जुड़ी हुई एक बहुत ही सम्मानित सिंगर थी। इनका जो जन्म है वो फैज़ाबाद में 7 अक्टूबर 1914 को हुआ था। ठीक है। तो ये ठुमरी गायन शैली हो गई। अब हम कुछ अब तो शास्त्रीय संगीत हो गए, लेकिन अब हम कुछ फोक म्यूज़िक के ऊपर बात करते हैं। फोक म्यूज़िक वो म्यूज़िक होते हैं जो कि लोगों के जो रूटीन इमोशंस होते हैं उनसे जुड़े होते हैं। ठीक है। मतलब आप ऐसे समझिए कि आप कभी गांव में अभी कभी गए होंगे तो आपने अक्सर देखा होगा कि शादी ब्याह का माहौल होता है, तो वहाँ पे जिस भी आप इलाके से ताल्लुकात रखते होंगे तो उस इलाके के मतलब कल्चर को देखते हुए, वहाँ पे उसकी बोली को देखते हुए वहाँ पे गाने का एक वो होता है, प्रचलन होता है, कल्चर होता है। और जब वहाँ पे लोग गाते हैं तो हर जगह का अलग अलग होता है। तो इसीलिए चूँकि यहाँ पे अलग अलग होता है, इसलिए यहाँ पे फोक म्यूज़िक उसको कहा जाता है। ये शास्त्रीय नहीं होते, लेकिन ये भी एक गाने की शैली होती है, इसलिए इन्हें लोक कथा क्या बोलते हैं, लोक संगीतों के रूप में इन्हें काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। ठीक है। तो मैंने जैसा बताया कि यूपी बहुत बड़ा है, और यूपी में चूँकि इसके बड़े साइज़ के होने की वजह से यहाँ पे हमें लोक गायन शैली के बहुत ज़्यादा टाइप्स देखने को मिलते हैं, इतने ज़्यादा कि इसके बारे में एक वीडियो में बात करना भी मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि इसके फोक म्यूज़िक के बारे में आपको थोड़ा बहुत बता सकूँ। तो पहला पॉइंट यही है कि इस यूपी में जो फोक म्यूज़िक का जो ट्रेडिशन है वो बहुत ही पुराना है और बहुत ही डाइवर्स है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो काफ़ी, पीलू, वृंदावनी और सारंग रास है, ये सब फोक म्यूज़िक से ही इनका माना जाता है, यहीं से जने गए हैं। अब हम बात करते हैं कि कुछ फोक म्यूज़िक के बारे में, जैसे कजरी। तो कजरी जो आपका है ये ईस्टर्न यूपी का सबसे ज़्यादा फेमस सॉन्ग है, और ये सावन के महीने में इस गाने को गाया जाता है। भोजपुरी के अलावा मैथिली और मगही भाषा में भी इस कजरी गीत को गाया जाता है। अगर हम इसकी ओरिजिन की अगर बात करें तो मिर्ज़ापुर ज़िला जो है यहाँ पे इस संगीत का ओरिजिन माना जाता है, जो कि पूर्वांचल क्षेत्र में पड़ता है। अगर बात करें तो इस संगीत को जो है आरंभ में विंध्यवासिनी देवी को समर्पित किया गया था, और विंध्यवासिनी देवी के मतलब उनको सम्मानित करते हुए इस गाने को गाया गया था। इस संगीत की शुरुआत की गई थी। बाद में क्या होता है कि यहाँ पे राधा और कृष्ण जी का जो प्रेम प्रसंग है उसके ऊपर इस संगीत को इस संगीत को गाया गया। तो ये इस संगीत की खासियत थी। रस के हिसाब से बात करें तो यहाँ पे कजरी संगीत में हमें श्रृंगार रस का प्रधानता देखने को मिलता है,
और यहाँ पे जो महिलाएं जो ग्रुप बना के यहाँ पे कजरी संगीत गाती हैं उसे धुलमुनिया कजरी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी इसकी चीज़ें हो गई। 4 प्रमुख एरिया हैं जहाँ पे कजरी बनता है और इन 4 एरियाज़ को जो है अखाड़ा कहा जाता है। इन अखाड़ा में सबसे पहला नाम आता है पंडित शिवदास मलवी अखाड़ा, दूसरा है जहांगीर अखाड़ा, तीसरा है अक्खड़ अखाड़ा और चौथा है बैरागी अखाड़ा। तो ये 4 अखाड़े हैं, ये 4 एरियाज़ हैं जहाँ पे इन कजरी संगीतों को गाया जाता है और उसे मतलब पेश किया जाता है एज अ जो भी सावन मतलब जो भी माहौल रहता है उस टाइम उस हिसाब से। अगर गायिकाओं की बात किया जाए तो मालिनी अवस्थी, शारदा सिन्हा जिनकी अभी हाल ही में दुखद मृत्यु हो गई थी, विंध्यवासिनी देवी, उषा गुप्ता, उर्मिला श्रीवास्तव, ये सब कजरी के मशहूर गायिका हैं। जिनमें से आप देख पा रहे होंगे ये मालिनी अवस्थी हैं और ये लेट जो हैं शारदा सिन्हा जी हैं। अब हम रसिया संगीत के बारे में बात करते हैं। रसिया जो है ये ब्रज का प्रसिद्ध संगीत है और ये जो है होली के मौके पे इस संगीत को गाया जाता है। और ये जो संगीत है ये एक बड़े से ड्रम के ऊपर इस संगीत को गाया जाता है। इसके बाद अगर बात करें तो बिरहा की, बिरहा बेसिकली क्या है कि ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही फेमस संगीत है। ठीक है, और यहाँ पे जो वैसे इसका बेसिकली थीम ये होता है कि यहाँ पे जो मतलब पत्नियाँ होती हैं वो अपने पति से विच्छेद के कारण काफ़ी ज़्यादा ख़राब मूड में इस गाने को गाती हैं। एक तरीके से अपने विरह अपने विरह को जताती हैं इस संगीत के ज़रिए, तो इसीलिए इस गाने का नाम विरहा हो गया है। अगर सिंगर्स की बात करें तो बिहारी यादव इस बिरहा संगीत के सबसे पहले गायक माने जाते हैं। इसके अलावा पद्मश्री हीरालाल यादव, बलेश्वर यादव, विजय लाल यादव, रामकृष्ण यादव, ये सब प्रमुख बिरहा संगीतकार हैं। फाग के बारे में बात करें तो फाग जो है वो होली के मौके पे गाया जाता है और ये जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक फेमस संगीत है और इसका जो थीम है वो प्राकृतिक सौंदर्यता पे बेस्ड है। फिर इसके बाद बंजारा और नजाओ की बात करें तो ये जो है रात में गाया जाता है इस गाने को और ये तेली कम्युनिटी जो है उसके द्वारा इस गाने को गाया जाता है। कहरवा के बारे में बात करें तो ये जो गाना है ये कहार कास्ट के लोग गाते हैं शादी ब्याह के मौके पे। इसके बात करें सोहर की, तो सोहर जो है वो अवध क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित होता है और ये जो है बच्चा जब जन्म होता है, चाइल्ड का जन्म होता है, तो बच्चे के जन्म के अवसर पर इस गाने को गाया जाता है। बेसिकली ये जो गाना होता है वो इंसान की जो जीवन चक्र है उसको प्रदर्शित करने के लिए इस गाने को गाया जाता है। फिर आल्हा की बात करें तो आल्हा एक गाना है मतलब संगीत है जिसे बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है और ये जो है महोबा ज़िले में गाया जाता है। इसका ये एक तरीके का वीर रस का एक संगीत है जिसमें आल्हा और उदल की वीरता को दर्शाया गया है। कुछ अन्य लोक गीतों के बारे में अगर मैं बात करूं तो है नौका झक्कड़। नौका झक्कड़ जो है वो नाई समुदाय द्वारा इस गाने को गाया जाता है। पनवारा और हरदोल पथ के बारे में बात करें तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र में गाने जाने वाला लोकगीत है और इसमें भी ये जो पनवारा है ये एक डांस फॉर्म के रूप में गाया जाता है। ठीक है, मतलब डांस फॉर्म के रूप में किया जाता है। इसूरी फाग के बारे में बात करें तो ये भी बुंदेलखंड का प्रचलित लोकगीत है। नक्ता जो है अवध क्षेत्र का है और ये पूर्वांचल क्षेत्र में भी इसको गाया जाता है। रागिनी और ढोल जो है ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोकगीत के रूप में प्रसिद्ध हैं।
मरसिया जो है ये एक तरीके का सैड सॉन्ग है और इसे शिया कम्युनिटी इसे गाती है। बेसिकली ये क्या होता है, मरसिया जो है ये शहीद इमाम हुसैन के ऊपर शहादत पे बेस्ड है, ठीक है। तो ये उसके ऊपर ये गाना गाते हैं। फिर चैती है, तो चैती जो है वो चैत्र के महीने में इस गाने को गाया जाता है और ये जो है ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, ईस्ट यूपी में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। खासकर वाराणसी हो गया, प्रयागराज हो गया, गोरखपुर और अयोध्या, तो इन क्षेत्रों में इस तरीके के गाने काफ़ी ज़्यादा प्रचलित होते हैं। ये तो हो गया कि अब लोकगीत। अब लोकगीतों के साथ कौन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, तो ढोल हो गया, नगाड़ा हो गया, धाप हो गया, झांझ हो गया, शंख हो गया, झुनझुना हो गया, घुंघरू हो गया, मृदंग हो गया, घंटी, रणसिंघा, सारंगी, थाली, वीणा, तुरही और चिमटा और बीन। तो इसमें से ज़्यादातर चीज़ों के बारे में तो आप जानते होंगे, जिनके बारे में आपको कन्फ्यूज़न है उसके बारे में मैं बता दे रहा हूँ कि धाप जो है वो और कुछ नहीं, डफली होता है, ठीक है। बाकी जो है और सिर्फ चीज़ों के बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्या क्या है। जैसे जो आपका झांझ होता है, तो झांझ के बारे में अभी मैं दिखाता हूँ क्या कैसा होता है। ये जो आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं झांझ, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे झांझ किसे कहते हैं। फिर उसके बाद आता है रणसिंघा के बारे में। तो रणसिंघा जो है ये तुरही है आपका, ये तुरही है जो कि यहाँ पे लिखा था, ये आपका तुरही है, ठीक है। ये आपका है सारंगी और ये आपका है रणसिंघा। तो ये सब हमने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर ली। कल हम बात करेंगे आपके कुछ फोक सिंगर्स के बारे में और फिर उसके बाद हम अपने डांस के ऊपर आ जाएंगे, लोक नृत्य के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह से हमारे इस वीडियो पे प्यार अपना बरकरार रखें। थैंक यू।